तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूले एंड एसआई यूनिट्स ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, लेकिन अगर क्लास 12th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो इससे आसानी से वो कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। फार्मूले और एसआई यूनिट्स आसानी से जो उनके लेवल की है वो समझ जाएंगे। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला हमारे पास है, पहली जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज चार्ज। अब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से, याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू ई। तो q का फॉर्मूला हो गया n इंटू ई। अब बात आती है n है क्या, तो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब n को गिना जाता है, या n को आप कह सकते हैं काउंटेबल वैल्यू है एक, ठीक है। तो ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और e क्या होता है, e होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अगर मान लीजिए प्रोटॉन पे चार्ज पूछा जाए तो सेम वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड उसका यही रहेगा, बस यहाँ जो -1.6 है इसके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू NE। इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको ये कहा जाता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट की बात करी जाए तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, COULOMB। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट C से किया जाता है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है, नेक्स्ट जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, करंट है। अब करंट का फॉर्मूला क्या है, तो करंट का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, जहाँ पर Q क्या है, Q है चार्ज और T क्या है, टाइम। बस ये बात याद रखिएगा, जो चार्ज है ये आप कूलम में पुट करेंगे और जो टाइम है वो किस में पुट किया जाएगा, सेकंड में। अब मान लीजिए मिनट में दिया हुआ है तो 1 मिनट में आपको पता होना चाहिए 60 सेकेंड्स होते हैं, तो जितने भी मिनट्स हो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 आवर में भी याद रखिएगा कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। 16 into 60 आप कर सकते हैं, 3600 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आर को भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल गया, करंट का फॉर्मूला मिल गया N इंटू ई अपॉन टी। मतलब चार्ज की जगह हम लोग ने क्या रख दिया, Q की जगह रख दिया NE, तो NE अपॉन टी हमारे पास एक और फॉर्मूला हो गया। अच्छा, Q जो है यूनिट हो गई कूलम और टाइम की हो गई सेकेंड, तो करंट यूनिट क्या बन गई, कूलम पर सेकेंड बन गई। अब देखिए अगर SI यूनिट की बात की जाए कि करंट की SI यूनिट क्या होती है, तो इसको कहते हैं एम्पियर, ठीक है। और यहीं से हमको क्या मिल जाएगा कि 1 एम्पियर होता क्या है, तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम पर सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। कि अगर चार्ज 1 कूलम का है और किसी भी वायर से फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के थ्रू, 1 सेकेंड में जो करंट जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या कहा गया है, अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि डिफरेंस है तो डेल्टा, यहाँ पे एक ट्राइंगल आप देख सकते हो, उस ट्राइंगल को बोला जाता है डेल्टा, तो एक डेल्टा यूज किया गया है। फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, ठीक है। W मीन्स वर्क डन और Q मतलब होता है चार्ज। अब वर्क डन की यूनिट देखेंगे तो ये होती है जूल, और चार्ज की देखेंगे तो ये होती है कूलम, ठीक है। दोनों की यूनिट याद रखिएगा, वर्क को जूल में रखना है और चार्ज को कूलम में रखना है, तो यूनिट क्या बन जाएगी, जूल पर कूलम बन जाएगी। और इसी जूल पर कूलम को अगर SI यूनिट के रूप में देखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। एक साइंटिस्ट है एलेक्जेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे यूनिट रखी गई है वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, W अपॉन Q हो गया और यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई, पहली चीज़। अब आते हैं ओम्स लॉ पे, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ के बाद ओम्स लॉ पे आते हैं। तो ओम्स लॉ में देखिए क्या कहा गया, ओम्स लॉ में कहा गया था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। तो वही चीज़ देखिए हमने यहाँ पे लिखी है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब जब हम लोग ने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू I इंटू R। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए V क्या है और I क्या है, R क्या है। तो V आपने देखा, V पोटेंशियल डिफरेंस है, या कह सकते हैं पोटेंशियल है, I है करंट और R है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो क्या है कि स्लोप क्या होता है VI ग्राफ का। आपसे हमेशा पूछा जाएगा व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो VI ग्राफ का स्लोप क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है यहाँ पर डेल्टा Y
अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है अपॉन मतलब डिवाइड कर दीजिए जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है, तो आपका स्लोप आ जाएगा। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई आएगा, मतलब आर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कह दिया था कि आई वी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो आप इसमें आई अपॉन वी करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर के बराबर, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर वी आई ग्राफ का स्लोप पूछा जाएगा तो आप रेजिस्टेंस लिखेंगे, आई वी ग्राफ का स्लोप पूछा जाएगा तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग को मिला, V इज इक्वल टू आई आर। सिंपल है लेकिन बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा टर्म बना है थोड़ा सा खतरनाक टाइप का आपको लगेगा, दिस इज कॉल्ड रो। ठीक है, ये है RHO, रो। ठीक है, इसको रो बोलते हैं। और रो होता क्या है, रो होती है रेजिस्टिविटी। रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी है। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल रेजिस्टेंस है, तो ये जो एल होगी इसकी लेंथ होगी। ठीक है, रो जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो रेजिस्टिविटी है। और ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा और इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रो एल अपॉन ए है। ठीक है, रो हो गया रेजिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ और ए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, सब बेसिक फॉर्मूले हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट याद रखिएगा, ओम होती है, OHM, ओम। ठीक है, इसके बाद देखिए आते हैं रेजिस्टिविटी पे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, रेजिस्टिविटी भी इसको कहते हैं और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही है जो रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम चीज़ें हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो हमने इसी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से इसको डिराइव कर लिया। क्या किया, ए को ऊपर भेजा है और एल को नीचे भेज दिया, तो बन गया R इंटू ए अपॉन एल। तो R इंटू ए अपॉन एल किसका फॉर्मूला बन गया, रेजिस्टिविटी का बन गया। अब रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस यूनिट होती थी ओम। ठीक है, अगर एरिया की यूनिट देखी जाए तो होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो ये मीटर और ये मीटर कट गया तो आंसर क्या बचा, ओम डैश मीटर बचा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है तो आप कहेंगे ओम मीटर होती है। तो देखिए वो डिराइव भी हमने कर दी और आपको पता भी होनी चाहिए क्या होती है। बस ए याद रखिएगा, जो ए होता है रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में वो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, अब आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का देखिए, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, सीरीज क्या होते हैं, जब एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक और रेजिस्टेंस हो गया, तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, ऐसे जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसको कहा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना भी रेजिस्टेंस दिया हो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो तीनों ऐड होके 3R हो जाएंगे। अगर 4 रेजिस्टेंस होते तो 4R हो जाते, ऐसे ऐसे करके। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं और उनको सीरीज में रखा गया है, तो याद रखिएगा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा n इंटू आर, मतलब n जो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप एक के रेजिस्टेंस से और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो फॉर्मूला आपका मिलेगा वो क्या होता है, 1 अपॉन आर नेट। इसका डेरिवेशन आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट में हम लोग ने दोनों के डेरिवेशन कराए हुए हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 1 अपॉन आर नेट का फॉर्मूला है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि ये जो 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 करने से जब तीनों को जोड़ेंगे तो R नेट मिल जाएगा। तो R नेट नहीं मिलता, ये मिलता है रेसिप्रोकल ऑफ R नेट। तो जो भी आपको मिले उसका रेसिप्रोकल जरूर करिएगा, तभी आपको R नेट मिलेगा। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लीजिए होता कैसे है। तो देखिए आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पैरेलल में है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से पैरेलल लगेगा भी। और याद रखिएगा जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये A है और ये B है, ठीक है, तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। तीनों के अगर एंड पॉइंट्स देखें तो R1 का एंड पॉइंट देखिए ये A है, इधर वाला एंड पॉइंट B है, R2 का एंड पॉइंट एक A है दूसरा B है, R3 का एक A है दूसरा B है। ठीक है, इसका मतलब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स सेम होते हैं, याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो फॉर्मूला बन रहा है वो है 1 अपॉन आर नेट,
इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में V जो होता है तीनों रेजिस्टेंस पे वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और I जो होता है वो डिवाइड होता है, मतलब करंट जो होगा, जो नेट करंट यहाँ से आ रही होगी वो बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 डॉट डॉट, मतलब करंट डिवाइड होती है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में उल्टा है, सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में करंट सेम रहती है, करंट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब सारे रेजिस्टेंसेस पे जो करंट जा रही होगी वो बराबर की होगी, लेकिन V जो होगा, V किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, मतलब जो नेट वोल्टेज होता है वो ऐड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, लेकिन करंट क्या रहती है, सेम रहती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अब आपको मिलेंगे, जो है 2 रेजिस्टेंस के और 3 रेजिस्टेंस के। अब जैसे आपको कहा गया 2 रेजिस्टेंस मान लीजिए पैरेलल में लगे हैं, तब आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस हमने लगाए और इनको किस में लगाया, पैरेलल में। तो ये था R1 और ये था R2, दोनों किस में लगाया, पैरेलल में लगाया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो R1 R2, पहले दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए और फिर डिवाइड करके दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए R1 होता 2 ओम और R2 होता 4 ओम, तो फॉर्मूला क्या बन जाता, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R पैरेलल सीधे सीधे मिल जाता, क्या मिल जाता, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4। तो ये आप सीधे सीधे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स हैं, तब आप क्या करेंगे, 3 रेजिस्टर्स कुछ इस तरीके से, जैसे समझिए पहला रेजिस्टर्स है, दूसरा रेजिस्टर है और तीसरा रेजिस्टर, तीनों किस में कनेक्टेड है, ऑल 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये है, आरनेट का फॉर्मूला देखिए क्या यूज़ किया गया, पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, अपॉन ले लीजिए। अब अपॉन के बाद 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर मतलब R1 R2 का पहले पेयर बना है, फिर ऐड किया, फिर R2 R3 का पेयर बनाया, फिर ऐड वाला साइन लगाया, फिर R3 R1 का पेयर बनाया। तो 3 पेयर थे, तीनों पेयर को आपस में ऐड कर दिया और फॉर्मूला आपको मिल गया आरनेट का। तो इस तरीके से आरनेट का भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आते हैं, अब देखिए इसी तरीके से चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं। मान लीजिए 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 की वैल्यू दे दी गई 2 ओम, R2 की वैल्यू दी गई है 3 ओम और R3 आपको दिया गया है 4 ओम। आप आरनेट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आ रहा है और इसी फॉर्मूले से निकालिएगा। देखिए आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप दोनों फॉर्मूले से निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, तो सही ही निकलेगा, गलत नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कोई भी रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर पे जब करंट पास की जाती है तो क्या होता है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, तो इस रेजिस्टर पे जब करंट पास करी जाती है तो एक हीट एनर्जी जनरेट होती है इसमें से। ठीक है, और जो हीट एनर्जी जनरेट होगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, V इंटू आई इंटू टी। अब V इज इक्वल टू आई आर आप पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, आई आर इंटू आई इंटू टी। क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो V था, V की जगह आई आर ना पुट करके अब I की जगह V अपॉन आर पुट कर दीजिए। तो इस केस में जब I की जगह V अपॉन आर पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, V इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। तो क्या बन गया, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इस तरीके से ये पहला फॉर्मूला हमारे पास VIT आ गया, दूसरा I स्क्वायर आर टी आ गया और तीसरा क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर टी आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला आपको टर्म दिखाई पड़ रहा है I स्क्वायर आर टी वाला, तो हीट जो है वो I स्क्वायर आर टी है, ये कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहती है, जो हीट जनरेट होगी इस केस में किसी भी अप्लायंस पे जब हम लोग करंट पास कराते हैं तो जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तीनों को कंबाइन किया तो तीनों को कंबाइन करके फॉर्मूला मिला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, इक्वल टू लगाया, K लगा देंगे, K की जगह आपका R आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब K की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं पूरा, K I स्क्वायर आर टी और K की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद 2 फॉर्मूले और बचे हैं, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें आप फॉर्मूला देखिए, वर्क अपॉन टाइम। जब भी रेट आपको दिखे, रेट शब्द, तो समझ जाइए इसका मतलब होता है अपॉन टाइम। और किस चीज़ का रेट है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। और वर्क की जगह हमने क्या लिख दिया है, देखिए V इंटू क्यू लिख दिया है। कैसे,
क्योंकि V हम लोग को फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना, तो अगर आप W देखेंगे तो W की इसको आप उधर भेज दीजिए तो V इंटू क्यू हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ने क्या लिखा, V इंटू क्यू अपॉन टी, और इस Q अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, Q अपॉन टी को I लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इंटू आई फॉर्मूला बन गया। तो पहला फॉर्मूला हो गया W अपॉन टी, दूसरा हो गया VI, फिर V और I की जगह V को अगर IR पुट कर दें, इस केस में इक्वेशन 1 में अगर V की जगह IR पुट कर दें तो I स्क्वायर R बन जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन में ही अगर I की जगह V अपॉन R पुट कर दें तो V स्क्वायर अपॉन R बन जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ फॉर्मूले आ गए किसके, पावर के। पावर की SI यूनिट सबसे ज़्यादा सोचने वाली है, क्योंकि SI यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी हमने लिखी हैं। तो SI यूनिट तो एक ही होती है जो है वॉट, और वॉट को ही क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्क किस में होता है, जूल में होता है, टाइम किस में रखना है, सेकंड में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे समझना क्या है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं 1 किलोवाट में। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 1 मेगावाट की बात करी जाए तो 10 टू की पावर 6 वाट होते हैं मेगावाट में। ठीक है, ये सब बड़ी यूनिट्स हैं एनर्जी की। अब आते हैं कॉमर्शियल यूनिट पे, हमारी आखिरी टॉपिक है ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि अक्सर ये पूछा आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, इसको कहते हैं किलोवाट आर, और इसी किलोवाट आर को कभी कभी यूनिट भी कहा जाता है। आप लोग ने देखा होगा, कहा जाता है कि हमारे घर में इतने यूनिट बिल आया, इतने यूनिट बिल आया, तो यूनिट का मतलब क्या है, किलोवाट आर है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आर इन जूल, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए जूल का मतलब क्या है, जूल का मतलब है, अगर ध्यान से देखा जाए तो जूल का मतलब होता है वॉट डैश सेकेंड। तो इस किलोवाट को पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे, वॉट में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड से भी हमने आपको बताया था कैसे कन्वर्ट किया था, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 1 किलोवाट आर का भी कन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ये भी समझ लीजिए कि 1 मिली अगर कोई चीज़ हो, जैसे मिली एम्पियर हो, मिली वोल्ट हो, तो उसका मतलब 10 टू की पावर -3 होता है। माइक्रो हो, जैसे माइक्रो एम्पियर, माइक्रो वोल्ट, तो इसका मतलब 10 टू पावर -6 होता है। किलो हो तो किलो का मतलब होता है 10 टू पावर 3, मेगा का मतलब होता है 10 टू की पावर 6। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक था उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, कुछ इंपॉर्टेंट SI यूनिट्स थी जो अभी हम लोग ने डिस्कस करी। ठीक है, तो सभी लोग इसको ज़रूर ठीक से देख लीजिए और कहीं ना कहीं आपका अच्छे से रिवीजन पक्की बात है कि हो गया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर आप लोग लाइक और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।